हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आज के एक अगली नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोग देखेंगे, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका सी-टेट का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और सी-टेट में हम लोग हिंदी के टॉपिक को आज कवर करने वाले हैं। और हिंदी के टॉपिक से आपके का बहुत इंपॉर्टेंट पूरे 50 प्रश्नों को कवर करेंगे। 50 प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें। पूरे 50 प्रश्नों की आप पूरी श्रृंखला देखिए। आपको हिंदी से रिलेटिव जितने भी प्रश्न हैं सभी सी-टेट एग्जाम में बने हुए प्रश्न हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पहला प्रश्न को देखेंगे। जो भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है वह कौन सी भाषा होती है? स्वाभाविक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम देखेंगे कि स्वाभाविक का मतलब क्या होता है। स्वाभाविक का मतलब होता है आसानी से। स्वाभाविक का मतलब होता है बातों बातों में। स्वाभाविक का मतलब होता है बिना कोई प्रयास किए हम सीख लें उस चीज को। तो जो भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे देव भाषा, उसे बोलेंगे कि राष्ट्रभाषा, उसे उपभाषा, कि उसे हम लोग क्या कहेंगे? मातृभाषा। तो जो मातृभाषा होती है, जो माता के द्वारा सीखी जाती है, जो बच्चा होता है वह परिवेश में, अपने समाज में, अपने घर में, अपने परिवार में सबसे पहले जो भाषा सीखता है, स्वाभाविक तौर पे जो भाषा सीखता है उसको हम लोग मातृभाषा बोलते हैं। और जो माता पिता अपने परिवार से और समाज से सीखता है उसको हम मातृभाषा बोलते हैं। तो स्वाभाविक रूप से सीखी जाने वाली भाषा क्या है दोस्तों? मातृभाषा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, बोलना। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बोलना, लिखना और भाषा के किस पक्ष को प्रदर्शित करते हैं? तो जो बोलना हो गया, जो लिखना हो गया, वो भाषा के कौन से पक्ष को प्रदर्शित कर रहे हैं, इसको आप लोग देखिएगा। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो अपने विचारों को बोलकर क्या कर रहा है दोस्तों? प्रदर्शित कर रहा है। कोई व्यक्ति है कि जो क्या कर रहा है? लिख रहा है। तो मैं अगर लिख भी रहा हूं तभी भी और बोल रहा हूं तभी भी अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। तो यह कौन है दोस्तों? अभिव्यक्ति पक्ष है। जो जब कोई बातों को किसी के सामने रखी जाए या बताई जाए तो वह जो भाषा होगी वह अभिव्यक्ति पक्ष में आएगी। और जब हम किसी बातों को सुने या किसी चीजों को हम लोग पढ़ें तो वह ग्रहण पक्ष में आएगा। इस बात याद रखिएगा। किसी चीज को हम पढ़ के उस चीजों से ग्रहण कर रहे हैं तो ग्रहण पक्ष में जाएगा। अगर किसी की बातों को सुन रहे हैं तो सुनने का मतलब हुआ हम उस बातों को अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं तो यह ग्रहण पक्ष में जाएगा। लेकिन यही बात हो गया बोलना और लिखना किस पक्ष का उदाहरण है? तो यह आपका अभिव्यक्ति पक्ष का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। शिशु की प्रथम भाषा होती है। शिशु का मतलब होता है छोटे बच्चे जो कि गर्भावस्था के बाद आते हैं, उन बच्चों को हम शिशु या शैशव काल की अवस्था बोलते हैं, जो 0 से लेकर 2 वर्ष तक होती है। ये बात को याद रखिएगा। तो जो 2 वर्ष से ऊपर में जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका शैशवावस्था हो गया, शैशव काल हो गया, उसके बाद शैशवावस्था हो गया, इसके बाद बाल्यावस्था हो गया। तो ऐसे बातों को ध्यान में रखेंगे कि शिशु की प्रथम भाषा जो होती है वह दोस्तों क्या होती है? मातृभाषा होती है। क्या होती है? मातृभाषा। अंग्रेजी होती नहीं है। जो माता से सीखते हैं बच्चे वो मातृभाषा होती है, हिंदी होती नहीं है, राष्ट्रभाषा होती नहीं है। तो बच्चे जब अपने माता से सीखते हैं ना, शिशु की प्रथम भाषा इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं मातृभाषा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भाषा की शिक्षा के अंतर्गत सुनने का अर्थ है। तो भाषा के शिक्षा के अंतर्गत जो सुनने का अर्थ है वो क्या होता है? ध्वनि संकेतों का श्रवण, कि ध्वनि केवल ध्वनि संकेतों का श्रवण, कि बोधपूर्वक श्रवण, कि ध्यान पूर्वक श्रवण। तो भाषा की शिक्षा के अंतर्गत सुनने का मतलब होता है, किसी भी बातों को सुनने का मतलब होता है कि कोई किसी की कही गई बात हम ध्यान पूर्वक सुने, ठीक ना? ध्यान मग्न होकर किसी बातों को सुने तो उसका हम लोग अपने मीनिंग्स में अर्थ निकालते हैं। तो याद रखिएगा, ध्वनि संकेतों का श्रवण होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि सुनने की बात कर रहा है। केवल ध्वनि संकेतों का श्रवण ऐसा भी नहीं होगा। केवल शब्द आ गया, कहीं भी आपको केवल शब्द दिखे तो सी-टेट की दृष्टि से नेगेटिव टैग वर्ड है। और ना प्रश्न पूछा है तो ये याद रखिएगा, ये प्रश्न बिल्कुल गलत है। केवल या एक ही ऐसे शब्द आता है ना, नेगेटिव टैग वर्ड है, मैं पहले भी बता चुका हूं। यहाँ पे बोधपूर्वक श्रवण और ध्यान पूर्वक श्रवण। तो बोधपूर्वक श्रवण की अपेक्षा ध्यान पूर्वक श्रवण जो होता है वह जो होता है भाषा शिक्षा के अंतर्गत सुनने का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में सबसे अधिक क्रिया करनी पड़ती है किस चीज की? दैनिक जीवन मतलब कि रोजमर्रा की जो चीजें हैं, रोज 1 by 1 डे, जो पर डे जिसको बोलते हैं आप लोग। तो मनुष्य को अपने जीवन में सबसे अधिक क्रिया करनी पड़ती है। किस चीज की सबसे अधिक क्रिया करनी पड़ती है? तो कोई कहेंगे सुनने की, कि पढ़ने की, कि लिखने की और कि आपका बोलने की।
याद रखिएगा, मनुष्य जो होता है अपने जीवन में सबसे अधिक, या रोज पढ़ने की बात करें तो बोलने की काम थोड़ा कम करेगा, लिखने का भी काम नहीं भी करेगा या ना के बराबर करेगा। पढ़ने की मन उसके ऊपर है, पढ़े या ना पढ़े, लेकिन सबसे ज्यादा जो काम करना पड़ता है हिंदी भाषा का काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो काम करना पड़ता है किस चीज का, सुनने का बहुत ज्यादा हम प्रयोग करते हैं। सुनने का काम जो होता है सबसे ज्यादा होता है दिन प्रतिदिन, ठीक ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कि बाल मनोविज्ञान मनोविकास का प्रधान साधन है अंग्रेजी की शिक्षा का, कि मातृभाषा की शिक्षा का, कि विद्यालय शिक्षा का, कि इनमें से कोई नहीं। तो जो बाल मनोविकास का जो प्रधान आप लोग साधन बोलिएगा मनोविकास का, तो जो मातृभाषा की शिक्षा का है, ये बात याद रखेगा, इसमें माता की शिक्षा का ही वर्णन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बालक के संवेग अस्थाई भावों का मातृभाषा से कैसा संबंध है। तो जो बालक का संवेग है और अस्थाई भाव है उसका मातृभाषा से सामान्य, अच्छा, इनमें से कोई नहीं। क्या है दोस्तों, घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ का मतलब होता है बहुत जटिल, जटिल संबंध ऐसे देखिएगा, मतलब बहुत घनिष्ठता का मतलब होता है एक दूसरे से, एक दूसरे के क्या है दोस्तों, अनुयायी हैं। तो बालक के संवेग और अस्थाई भावों का मातृभाषा से घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बालक का बौद्धिक, बालक का नैतिक और बालक का सांस्कृतिक विकास निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो बालक का जो बौद्धिक विकास हो गया, नैतिक विकास हो गया और सांस्कृतिक विकास हो गया, खेल क्षमता पर निर्भर करता है, नहीं करता है, भाषा की क्षमता पर करता है, कि अध्ययन की क्षमता पर करता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो किस पर करता है आप लोग देखिएगा, तो जो बालकों का बौद्धिक और नैतिक और सांस्कृतिक विकास होता है वह जो करता है दोस्तों, वह भाषा की क्षमता पर करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, भाषा की क्षमता पर। चलिए वर्णमाला है, याद रखिएगा, वर्णों को आप लोगों ने पढ़ा है कि वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो वर्णों की संख्या है 52 और इसके भेद है, आपको मैंने पहले भी बताया था, स्वर है और इसका भेद क्या है दोस्तों, इसका भेद है और व्यंजन है। ठीक, स्वर जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन जो होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक ना, राइट बात। व्यंजनों की संख्या 41 और स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों, 11। ऐसे आप लोग देखिएगा, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, इसी क्रम में बताया हूँ। ठीक ना, एक वीडियो बनी है जो आप लोग इसको देख लीजिएगा। वर्णमाला क्या है, तो वर्णमाला जो है दोस्तों वर्णों का समूह है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। शब्दों का समूह नहीं है, वाक्यों का समूह नहीं है, उपयुक्त सभी होगा नहीं। तो जो वर्णमाला है दोस्तों क्या है, वर्णों का समूह है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, शब्द भंडार घोतक है, किसका है, भाषा विकास का है, कि शारीरिक विकास का है, कि मानसिक विकास का है, कि आपका इनमें से कोई नहीं। आपको मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पे जब इस प्रश्न को आप लोग, जैसे प्रश्न मिले ना, उसके आप लोग विचारों को देखिए। सीटेट का प्रश्न पढ़ने पर ही उसका 70% आंसर क्लियर हो जाता है। तो शब्द भंडार का घोतक है, मतलब शब्द भंडार क्या है, जैसे शब्द है, कोई भी शब्द है तो शब्द भंडार का घोतक क्या होगा, भाषा विकास है दोस्तों। भाषा विकास, शब्द भंडार क्या है, भाषा विकास की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। शारीरिक विकास है नहीं, मानसिक विकास है नहीं, तो क्या हो जाएगा, भाषा विकास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए मौखिक भाषा की अंतिम इकाई क्या है, तो जो मौखिक भाषा होती है, भाषा के कई प्रकार हैं जो मैं से बताया। मौखिक भाषा हो गया, एक भाषा है कि आपका लिखित भाषा हो गया, और एक भाषा है आपका क्या हो गया दोस्तों, सांकेतिक भाषा हो गया। तो सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा और मौखिक भाषा, सभी को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दिया है कि मौखिक भाषा का अंतिम इकाई क्या है, तो मौखिक भाषा का अंतिम इकाई ध्वनि है जो मुख के द्वारा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी भाषा की उपभाषा है। तो हिंदी भाषा की उपभाषा बहुत है दोस्तों, अनेकों हैं। तो देखिएगा, बिहारी हिंदी भाषा की उपभाषा है, सही बात है। पूर्वी हिंदी भी होगा, राजस्थानी भी हो गया, ठीक ना, ये सभी क्या है दोस्तों, हिंदी भाषा की उपभाषा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उपभाषा में कितने प्रकार की बोलियां सम्मिलित है। मैंने अभी बताया जो हिंदी भाषा की उपभाषा है उसमें अनेक प्रकार की बोलियां सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अनेकों भाषाएं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, कि शब्द होता है, कि आपका वाक्य होता है, कि आपका शब्द भंडार होता है। तो जो दोस्तों रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करिएगा, तो भाषा जो होती है, या कोई भी शब्द होता है, या कोई भी वाक्य होता है, वो किससे मिलकर बनता है, वर्ण से मिलकर बनता है। तो सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, वर्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए
15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिपि है, लिपि किसका समूह है? वर्णों की व्यवस्था है कि वाक्यों की व्यवस्था है कि शब्दों की व्यवस्था है कि इनमें से कोई नहीं? तो लिपि जो है दोस्तों वर्णों से मिलकर बनी हुई है, और जो अपनी लिपि है देवनागरी है, जो कि आपका कैसे लिखी जाती है दोस्तों? बाएं से दाएं को लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। जो देवनागरी लिपि है, वर्णों की व्यवस्था की लिपि क्या है दोस्तों? देवनागरी। वर्णों की व्यवस्था की लिपि क्या है? लिपि क्या है? तो वर्णों की व्यवस्था है, और इसमें जो है अपनी लिपि देवनागरी लिपि है, जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसमें वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों? ध्वनियों की संख्या जो है दोस्तों 52 है। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। भाषा का ग्रहण पक्ष क्या है? तो भाषा का ग्रहण पक्ष क्या है? तो आप लोग देखिएगा, सुनना है कि आपका पढ़ना है, कि आपका सुनना एवं पढ़ना दोनों है, कि आपका लिखना है? तो भाषा का ग्रहण पक्ष मतलब उसको आप पढ़े या आप उसको सुने, तो सुनकर आपको ग्रहण हो। दोस्तों ये बात याद रखिएगा, जब आपको ऐसा लिखे तो याद रखिए भाषा का ग्रहण पक्ष क्या होगा? सुनने, किसी की कही गई बातों को सुनिएगा तभी भी आप कुछ ग्रहण करेंगे, और किसी की कही गई लिखी गई बातों को अगर आप पढ़िएगा तभी भी आप कुछ ग्रहण करेंगे। तो भाषा का ग्रहण पक्ष क्या होता है दोस्तों? भाषा का ग्रहण पक्ष होता है आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, सुनना एवं पढ़ना। चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतना ही आवश्यक है जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। ये जो कहे हैं दोस्तों महात्मा गांधी साहब कहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। ये राष्ट्रपिता के नाम से इनको जाना जाता है। महात्मा गांधी साहब कहे हैं कि जिस प्रकार भाषा के विकास के लिए मातृभाषा उतना आवश्यक होती है, उसी उतना ही बच्चे के विकास के लिए दूध, माँ का दूध जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बात याद रखेगा, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नवजात शिशु की भाषा किस रूप में होती है? तो जो नवजात शिशु होते हैं रुदन करते हैं कि कंदन करते हैं कि बलबलाना का काम करते हैं कि कूइंग का काम करते हैं? तो नवजात शिशु की भाषा होती है दोस्तों रुदन होती है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? कविता पढ़ाने का जो नीचे की कक्षाएं होती हैं, जैसे कि 5 to 8 हो गया या 1 to 5 हो गया, इसमें कविता पढ़ाई जाती है बच्चों को, पोएम याद कराए जाते हैं, पोएम लर्निंग कराए जाते हैं। तो कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है शब्दार्थ बोध होता है, कि बच्चों का मनोरंजन कराना होता है, कि मापन क्षमता होती है, कि भावानुभाव होता है। तो याद रखिएगा कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है कितने बच्चे जाएंगे शब्दार्थ बोध के साथ। लेकिन ऑप्शन नंबर आपका गलत है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आयोग ने भी ऑप्शन नंबर डी को माना है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो भाषा विकास को कौन प्रभावित कर सकता है? भाषा विकास कैसे प्रभावित हो सकती है? परिपक्वता जिसको मैच्योरिटी बोलते हैं, इसके द्वारा भी भाषा विकास प्रभावित होता है। प्रेरणा के माध्यम से भी भाषा विकास प्रभावित होता है। स्वास्थ्य भी भाषा विकास को प्रभावित करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइएगा कि जो भाषा विकास होता है उसको परिपक्वता, प्रेरणा, स्वास्थ्य ये सभी प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि प्रत्येक भाषा में वाणी ध्वनियां होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, कि आपका असंख्य प्रकार की होती है, कि सीमित संख्या में होती है, कि केवल संयुक्त होती हैं। तो जो आपकी वर्ण भाषा में वाणी ध्वनियां होती हैं वह कितने प्रकार की होती हैं? वाणी ध्वनियां 2 प्रकार की होती है, सार्थक ध्वनि और निरर्थक ध्वनि। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि लिखना, पढ़ना और संकेतों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो भाषा के अंतर्गत आता है, कि वाणी के अंतर्गत आता है, कि मनोभाषिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है? इनमें से कोई नहीं। ये आपका गलत होगा, ये आपका गलत होगा दोनों। अब देखिए वाणी और भाषा 2 चीज आ गए। तो लिखना, पढ़ना और संकेतों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो यह वाणी के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगर आप पढ़ेंगे तभी भी आप वाणी का प्रयोग करेंगे, आप ध्वनि का प्रयोग करेंगे, संकेत किसी को देंगे तभी भी आप वाणी का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद लिखेंगे तभी भी आप लोग वाणी का प्रयोग करेंगे। तो लिखना, पढ़ना और संकेत करना, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाणी, जो कितने लोग ए के भी साथ जाएंगे, लेकिन आयोग ने ऑप्शन नंबर बी को, जितने भी प्रश्न बताऊंगा आयोग के आंसर के अनुसार ही आपको बताऊंगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखेगा। शिशु में क्रंदन कब प्रारंभ होता है? तो जो कुंदन प्रारंभ होता है शिशुओं में वह जन्म से 6 सप्ताह के बाद प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा की सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा की सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अधिगम
कि आपका शिक्षण, कि आपका स्मरण, कि आपका विस्मरण। तो जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा की सार्वभौमिक प्रक्रिया है, याद रखिएगा वह प्रक्रिया क्या है दोस्तों, अधिगम। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा जो सार्वभौमिक प्रक्रिया जो अधिगम के द्वारा सीखी जाती है, अधिगम का मतलब होता है अपने विचारों के माध्यम से अपने अनुभव में बदलाव लाना, यही अधिगम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की संस्कृति व सभ्यता का विकास होता है पाठन क्रिया द्वारा, लेखन क्रिया द्वारा, भाषा द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य की संस्कृति एवं सभ्यता का विकास जो होता है वो भाषा द्वारा होता है, निसंदेह। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बहुत लोगों के लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे और जो भी प्रश्न है यह विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है और प्रीवियस प्रश्न है। तो इसलिए वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके किसी न किसी दोस्त को जरूर से जरूर आप शेयर करिएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बालकों को इस योग्य बनाना कि वे नवीन ज्ञान और कौशल को भली भांति सीख सकें किस शिक्षण पद्धति के द्वारा होता है। तो जो बालकों को इस योग्य आप बनाएंगे कि वह नवीन ज्ञान पद्धति या कौशल को भली भांति सीख सके, यह शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा होता है, व्यवहारिक ज्ञान द्वारा होता है, अधिगम शिक्षण प्रणाली द्वारा होता है, उपयुक्त सभी के द्वारा होता है। तो याद रखेगा बालकों को इस योग्य बनाना कि वे नवीन ज्ञान और कौशल को भली भांति सीख सके, ये किस शिक्षण पद्धति के द्वारा होता है? तो याद रखेगा यह उपयुक्त सभी के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यह विवादों में प्रश्न था, कितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को माना था, लेकिन बाद में आयोग ने ऑप्शन नंबर सी को आपका पुष्टि किया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सीखने के प्रमुख नियमों को प्रतिपादित किया था। जो सीखने के प्रमुख नियम है उसको प्रतिपादित किसने किया था? तो थॉर्नडाइक साहब ने किया था। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। सीखने का प्रमुख नियम किसने दिया? तो थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नवीन अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो नवीन अनुबंधन सिद्धांत के जो प्रवर्तक है स्किनर है। जो आप लोगों को बता दूं दोस्तों, स्किनर एक जो दूसरे भी चीजों को देखकर बच्चा कल्पना कर रहा है, बच्चा देखकर सीखता है, ऐसी बात कहे थे। स्किनर का कहना है कि बच्चा नकल करता है, अनुकरण करता है। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। तो बच्चा जो होता है वो बड़े की नकल करके सीखता है। यह बात भी कौन कहे थे? स्किनर साहब कहे थे। और नवीन अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? स्किनर साहब ने दिया। चलिए आगे देखते हैं। अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया? अभी मैंने आपको बताया अनुकरण का मतलब होता है नकल करके सीखना, स्किनर साहब ने दिया था। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन का रहा है सीखने से परिवर्तन होता है। सीखने से परिवर्तन होता है व्यक्ति के व्यवहार में, बिल्कुल सही बात है। व्यक्ति के मूल प्रवृत्तियों में ये भी बात सही है, व्यक्ति के प्रेरणा में ये भी बात सही है। तो इसलिए आप लोग तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए उपयुक्त सभी होगा। ये बात को याद रखेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सीखने से परिवर्तन होता है व्यवहार में, व्यक्तित्व के मूल प्रवृत्तियों में, व्यक्ति के प्रेरणा में। ऑप्शन नंबर डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि कक्षा में मौखिक कार्य के अंतर्गत कौन सी क्रिया कराई जाती है? मौखिक कार्य के मतलब बोल के, मतलब कि मुख के द्वारा, मतलब वाणी के द्वारा कौन सी क्रिया कराई जाती है कक्षा कक्ष में? तो बालकों को अक्षर बोध कराना, ये भी बात होता है, सही बात है। चलिए विभिन्न अक्षरों के ध्वनियों का बोध कराना, ये भी बात होता है। बालकों को बालाघात का ज्ञात कराना, ये भी होता है दोस्तों। तो इसलिए आप उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर तीनों सही है, इसलिए आप लोग डी के साथ जाइएगा कि मौखिक कार्य का मतलब होता है कि बच्चों को कोई भी अक्षर ज्ञान कराना, कोई भी ध्वनियों को याद कराना, ये सभी होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम दिए थे? तो थॉर्नडाइक साहब के सीखने के 2 नियम है और ये जो है दोस्तों एक मुख्य नियम और एक होता है गौण। तो मुख्य और गौण 2 प्रकार के नियम थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सीखने के लिए मनुष्य सर्वाधिक किस विधि को अपनाता है? तो याद रखिएगा जो सीखने के लिए मनुष्य होता है सर्वाधिक किस विधि को अपनाता है? तो सर्वाधिक शब्द आया इसलिए अनुकरण विधि होता है, कि आपका सूझबूझ होता है, कि त्रुटि एवं प्रयास होता है, कि उपयुक्त सभी होता है। सबसे पहले मैं बता दूं आयोग ने इसका ऑप्शन नंबर डी माना, लेकिन कितने लोग थे कि जो कहते हैं कि बच्चा जो होता है वो त्रुटि का एक हिस्सा होता है, सीखने का मतलब होता है त्रुटि का एक हिस्सा। तो कितने लोगों ने सी को भी माना था, लेकिन जब विवादों में प्रश्न घिरा तो
इसका आयोग ने ऑप्शन नंबर डी माना, लेकिन मुझे भी लगता है कि अगर आयोग ने सर्वाधिक शब्द नहीं रखता तब इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता, लेकिन सर्वाधिक शब्द रख के आयोग ने लोगों के मन को थोड़ा बदल दिया। तो सीखने के लिए मनुष्य सर्वाधिक किस विधि का प्रयोग करता है, तो अनुकरण, सूझबूझ, त्रुटि एवं प्रयास सभी चीजों को करता है। अब देखिए, अनुकरण का मतलब लोग दूसरे की चीजों को देख के नकल कर करके सीख जाते हैं। सूझबूझ मतलब अपने अंदर कुछ जानकारी रखते हैं, सूझबूझ के द्वारा सीखते हैं। त्रुटि एवं प्रयास का मतलब हुआ बच्चा पहले गलती करता है, गलती के बाद वह सुधार करता है और सीखता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आयोग माना था उसी को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन का रहा है, सीखने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने वाले तत्व कौन है। तो जो सीखने की प्रक्रिया उसको सुदृढ़ किसके द्वारा आप बना सकते हैं, प्रेरणा के माध्यम से, बिल्कुल सही बात है। अभ्यास के माध्यम से भी बात सही है। मेच्योरिटी के माध्यम से, परिपक्वता, ये भी बात सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए। जो सीखने की प्रक्रिया है उसको आप सुदृढ़ बना सकते हैं प्रेरणा करके, अभ्यास करके, परिपक्वता करके, कोई भी चीजों को सीख के। ये बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। सीखने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने वाले तत्व मैंने अभी बताया था, ये सभी है, प्रेरणा, अभ्यास और परिपक्वता। ये रिपीट प्रश्न हो गया। चलिए आगे देखते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को सीखना कहते हैं। यह कथन गेट्स साहब ने दिया था। यह गेट्स साहब की कथन है कि अनुभव एवं प्रयास से व्यवहार में परिवर्तन को सीखना कहते हैं या अधिगम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, भाषा किसका साधन है, वाचन का है, भावाभिव्यक्ति का है कि लेखन का है कि इनमें से कोई नहीं। तो जब आप 37 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो भाषा जो है ना दोस्तों, भाषा जो है वह अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा के माध्यम से कोई अपने विचारों को प्रकट करता है, वाचन का नहीं है दोस्तों। भाषा किसका साधन है, तो अभिव्यक्ति का है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह मूल ध्वनि जिसका खंड खंड न किया जाए। खंड खंड का मतलब बंटवारा। तो वह ध्वनि क्या है दोस्तों, वह ध्वनि का नाम है वर्ण, और वर्णों की संख्या अभी बताए थे 52, जिसका हम बंटवारा न कर सके, इसको हम तोड़ न सके, तो यही होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्ण बोलते हैं। ये बात को याद रखें। पाठन को भी तोड़ देते, पठन को भी तोड़ देते, शब्द को भी तोड़ देते, इसलिए सभी क्या हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे गलत। ये सभी हो जाएंगे गलत, यही आपका सही हो जाएगा। वर्णों को खंड खंड नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं, तोड़ मरोड़ आप नहीं सकते हैं। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या होता है, दूसरों की बात सुनकर समझ सके, बात सही है। पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सके, ये भी बात सही है। बोलकर अपनी बात कर सके, ये भी बात सही है। तो भाषा शिक्षण का सामान्य अर्थ होता है उपयुक्त सभी, कि मतलब दूसरे की बातों को आप सुन भी सके, पढ़कर आप अर्थ भी ग्रहण कर सके, और बोलकर अपनी बातों को किसी के सामने अभिव्यक्ति भी कर सके। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। यह कथन किसका है, तो यह कथन दोस्तों है स्कैनर साहब का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया होती है और इसी को हम लोग अधिगम कहते हैं, या स्कैनर साहब ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। अधिगम की विशेषता, अधिगम की विशेषता क्या होती है, तो परिवर्तनशीलता होती है। सही बात है। बच्चे के अंदर अगर अधिगम होगा, बच्चा कुछ सीखेगा, आप भी कुछ सीखेंगे, तो आपके अंदर परिवर्तनशीलता होगी। चलिए सही बात है। सार्वभौमिकता, ये भी बात सही है। और समायोजनशीलता, ये भी बात सही है। समायोजनशीलता का मतलब होता है कि बच्चा अगर सीखता है, अगर लोग सीखते हैं, अपने अंदर आप व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, तो अपने आप को एक स्थान पर आप समायोजित करते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप अपने आप को समायोजित करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चले जाइएगा। तीनों ऑप्शन सही है। तो अधिगम की विशेषता होती है कि परिवर्तनशीलता, मतलब इसमें अपने विचारों में परिवर्तन आएगा, सार्वभौमिकता आएगा, और लोग अपने आप को समायोजन करेंगे, या समायोजनशीलता होगी। ऑप्शन नंबर डी आदि करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्रियात्मक अधिगम का उदाहरण है। क्रियात्मक अधिगम मतलब जिसमें क्रिया हो सके दोस्तों, साइकिल चलाना, चलिए पढ़ना सीखना और हिसाब लगाना सीखना, इनमें से कोई नहीं। तो क्रियात्मक अधिगम का उदाहरण है दोस्तों साइकिल चलाना, इसमें क्रिया हो रही है। और कौन सी क्रिया हो रही है दोस्तों, ये सकर्मक क्रिया हो रही है, ये भी बात को याद रखेगा। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि स्वरूपों की परीक्षा करने के लिए चुनौती देता है। किसके द्वारा अग्रेसित किया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर इस बात को कहे थे, स्वामी विवेकानंद कहे थे, कि पाउलो फ्रेire कहे थे, कि सुकरात कहे थे। तो याद रखिएगा, स्वरूपों की परीक्षा करने के लिए चुनौती देता है, यह जो कहा गया दोस्तों, यह पाउलो का कथन है। उन्होंने कहा था कि स्वरूपों की परीक्षा चुनौती के माध्यम से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं
44 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, संज्ञानात्मक शिक्षण में किस प्रकार की क्रियाओं को प्रधानता होती है। तो जो संज्ञानात्मक शिक्षण की बात कर रहा है दोस्तों, और संज्ञानात्मक शिक्षण में शारीरिक नहीं होगा दोस्तों, सामाजिक नहीं होगा दोस्तों, तो अब उपयुक्त सभी होगा नहीं, तो आप लोग मानसिक के साथ जाइएगा। संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है मानसिक विकास, माइंड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाव एवं संवेगों की भाषा, ध्यान रखिएगा, इमोशनल की बात कर रहा है। इमोशनल किसके संबंधित है, आपको पता है, भावात्मक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये बात को आप लोग याद रखिएगा। जो भाव एवं संवेगों की भाषा क्या होती है, भावात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिसका निश्चित अर्थ न निकले, जिनको लिखने से कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता हो, जिनको पढ़ने से कोई अर्थ नहीं निकलता हो, जिनको लिखने, पढ़ने और सुनने से कोई अर्थ न निकलता हो। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जो निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिसको आप पढ़िएगा, लिखिएगा, सुनिएगा, कोई निश्चित अर्थ न निकलेगा, जैसे पानी, ओनी, ठीक ना, ऐसे निकल कर आता है, इनको निरर्थक शब्द बोलते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भाषा शिक्षण के सिद्धांत में नहीं आता है। याद रखिएगा, जब ऐसा प्रश्न पूछेगा ना तो आप इसको अंडरलाइन करिए। और स्वतंत्रता का सिद्धांत ये भाषा शिक्षण के सिद्धांत में आता है, तो इसलिए यह नहीं होगा। अनुकरण का सिद्धांत ये भी आता है, इसलिए यह नहीं होगा। और व्यक्तिगता का विभिन्नता सिद्धांत ये भी आता है। तो जब तीनों आते हैं तो कौन नहीं आता है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इस बात को याद रखेगा, नहीं पूछा है तो इसलिए आप नहीं का नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा प्यारे, सही हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन का ध्वनियों के विभेदीकरण के लिए कौन भाषा कौशल प्रयुक्त होता है। तो भाषा कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना होता है। याद रखिएगा क्या क्या होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यहाँ पे याद रखिए, यह मिसप्रिंट है, इसको लिखेंगे दोस्तों पढ़ना, ठीक है। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना होता है, यह भाषा के कौशल है। तो ध्वनियों के विभेदीकरण मतलब कैसे आप बांटिएगा कि कौन सी ध्वनि क्या है, तो आप किसके माध्यम से बांट सकते हैं, पढ़ना, लिखना और उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा, किसी बात को आप सुनेंगे तो आप इसमें विभेद कर पाएंगे कि यह कौन सी ध्वनि है। जैसे मान लीजिए मैंने राम बोला, जैसे मैंने श्याम बोला, तो आप ध्वनियों का बंटवारा किसके माध्यम से कर रहे हैं, तो सुन के ही कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा। आपका आयोग ने भी ऑप्शन नंबर ए को ही माना है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेरित बनाता है, परंतु इसके साथ साथ छात्रों में क्या विकसित होता है, तर्क एवं विचार शक्ति उत्पन्न होती है। चलिए बात सही है। घूमने की प्रवृत्ति को कम कर देता है और विषय वस्तु के ज्ञान का अभ्यास कराता है, थकान उत्पन्न करता है। तो याद रखिएगा, जब आप चारों ऑप्शन को देखिएगा, सीटेट का मुख्य बात यही है कि चारों ऑप्शन आप पढ़िए, चारों ऑप्शन को देख के देखिए उसमें से कौन ऑप्शन है जो प्रश्न से रिलेशन ज्यादा रखता है। इसमें तो मुझे लग रहा है कि सभी चीजें थोड़ा थोड़ा रख रहे हैं, लेकिन देखिए जब आप लोग एक ऑप्शन देखिएगा जिस ऑप्शन का नाम है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, विषय वस्तु के ज्ञान का अभ्यास कराता है, जो गृह कार्य होता है वह छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है और इसके साथ साथ छात्रों में विषय वस्तु ज्ञान का अभ्यास कराता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तर्क एवं विचार की बात सही है, शक्ति उत्पन्न हो रही है, लेकिन आप किसी के साथ तर्क कहाँ कर रहे हैं, गृह कार्य कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, आप स्वयं से कर रहे हैं, तो यहाँ पे तर्क की बात तो आएगी नहीं, तो इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। घूमने की प्रवृत्ति, ऐसा बच्चा को घूमने से ऐसे कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये नेगेटिव टैग वर्ड है। ऑन द रिकॉर्डिंग आप लोग रिकॉर्डिंग देखिएगा, सीटेट के अकॉर्डिंग, सीटेट के अकॉर्डिंग होता है कि यह जो है दोस्तों नेगेटिव टैग वर्ड है। थकान वाला बात बच्चा के विपरीत बात कही गई है, तो इसलिए बात गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाचन प्रवीणता प्राप्त करने हेतु विद्यालय में कौन से क्रियाकलाप का आयोजन कराया जाता है। मतलब बच्चा बोलने में अग्रणी भूमिका निभाए, बोलने में बच्चा सफल हो जाए, सक्षम हो जाए, तो भाषण कराया जाता है, सही बात है। अंताक्षरी समय समय पर कराई जाती है, भी बात सही है। वाद विवाद कराए जाते हैं, तर्क वितर्क कराए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइएगा। जब आपका चारों ऑप्शन सही है तो इसलिए आप लोग इसके साथ चले जाइएगा। और याद रखिएगा पूरे 50 प्रश्नों की श्रृंखला खत्म हो गई। और ये 50 प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और इससे ही हम लोग कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को कवर करेंगे और जितने भी प्रश्न आपके सामने लेकर आएंगे सभी प्रीवियस ईयर से प्रश्न आएंगे। और इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और एक आपको मैं पॉइंट बता रहा हूं कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल तक पहुंच पाते हैं। और इसी वीडियो के साथ, इसी स्लोगन के साथ आज की वीडियो को हम खत्म करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। धन्यवाद।